हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी सीजी सेट के एग्जाम की तैयारी में जुड़ गए होंगे। सीजी सेट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी क्रम में हम आज यूजीसी नेट 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये नॉन ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं जो 2017 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने पहले कर लिए हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर आपने पहले नहीं किए हैं या इस वीडियो में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस को आपने कवर नहीं किया है तो आप इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सही आंसर है उसके साथ साथ इसमें और जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेके आए हैं और आज हम इन पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप ये पीआईक्यू नहीं किए हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। Question number first. Who made the famous comment that all modern American literature comes from one book by Mark Twain, called Huckleberry Finn? तो ये कमेंट किसने किया है? ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम वन बुक बाय मार्क ट्वेन कॉल्ड हकलबेरी फिन। तो जैसा कि आंसर विजिबल है यहाँ पर, ये जो कमेंट किया है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने किया है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी एक नॉन फिक्शनल बुक लिखी थी 1935 में, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। जो ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका है उसमें अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn। तो लाइंस एज इट इज इस बुक से उठाई गई हैं। It is the best book we had had. All American writing comes from that. There was nothing before. There has been nothing as good since। तो ये लाइंस हैं, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बुक है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, यहाँ से ली गई हैं। Question number 2. Which of the following novels by Margaret Atwood depicts the historical event of the notorious murder committed in 1843? तो इसमें पूछा गया है कि मार्गरेट एडवुड की कौन सी नॉवेल है जो एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाती है, जिसमें 1843 में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में दिखाती है। तो ये जो नॉवेल है इसका नाम है इलियास ग्रेस। इलियास ग्रेस में उस हिस्टोरिकल इवेंट को कवर किया गया है जहां पर 1843 में मर्डर कमिटेड किया जाता है दो लोगों के द्वारा, जिसमें एक खुद इलियास नहीं, ग्रेस नाम होता है उसका, ग्रेस मार्क और जेम्स, इन दोनों के द्वारा ये मर्डर कमिट किया जाता है। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शनल नॉवेल है इलियास ग्रेस, जो कि 1996 में पब्लिश हुई थी। ये जो फिक्शनल नॉवेल है वो रियल लाइफ जो 1843 में डबल मर्डर हुआ रहता है थॉमस किनियर और उनकी हाउसकीपर नैन्सी मॉन्टोगमेरी कनाडा, इन दोनों का जो मर्डर हुआ होता है, ये मर्डर किया गया होता है 16 ईयर ओल्ड सर्वेंट ग्रेस मार्क और जेम्स, इन दोनों के द्वारा किया गया होता है। तो जो जेम्स होता है उसे तो फांसी की सजा दे दी जाती है, लेकिन जो ग्रेस होती है वो 16 ईयर ओल्ड होती है, इसीलिए सिर्फ उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में यहाँ पर एक फिक्शनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सिमन जॉर्डन, इनके द्वारा उनकी मेमोरी से इस स्टोरी के बारे में जाना जाता है। इस तरीके की ये जो नॉवेल है वो एक्सप्लोर करती है ग्रेस लाइफ मेमोरी एंड एम्बिगुअस इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर्स थ्रू अ फिक्शनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सिमन जॉर्डन। तो इलियास ग्रेस है जिसमें हिस्टोरिकल जो मर्डर हुआ रहता है 1843 में, इसको कवर किया गया है। अगर इस क्वेश्चन के और जो ऑप्शंस हैं उनको देखें हम, तो इसमें है द ब्लाइंड असासिन, जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी। तो जो ब्लाइंड असासिन है इसे बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अ मल्टी लेयर नॉवेल डीलिंग विद द मेमोरी, फैमिली हिस्ट्री एंड अ स्टोरी विद इन स्टोरी। तो ये ब्लाइंड असासिन का है। फिर है कैट्स आई। तो कैट्स आई 1988 में पब्लिश हुई। ये सारे वर्क्स ही मार्गरेट एडवुड के हैं। तो जो कैट्स आई 1988 में पब्लिश हुई, ये फोकस करती है एक जो आर्टिस्ट हैं आयरिस चेस, इनके बारे में ये स्टोरी कवर करती है, उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज और उनकी यूथ टाइम को, कनाडा में जो उनका यूथ टाइम होता है मिड 20th सेंचुरी में, उसको कवर करती है। और जो एक ओरिक्स एंड क्रेक, ये एक बायोपंक डिस्टोपियन नॉवेल है जो कि पोस्ट एपोकैलिप्टिक फ्यूचर इस पर बेस्ड है। तो ये सारे ही मार्गरेट एटवुड के वर्क हैं। अगर हम इन्हें क्रोनोलॉजी में देखें तो जो कैट्स आई है वो पहले नंबर पे आएगा, 1988 में पब्लिश हुआ है। और इसके बाद 1988 के बाद हम देखें तो ये जो वर्क है इलियास ग्रेस, ये आएगा 1996 में, 1996। इसके बाद जो ब्लाइंड असासिन है ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें मार्गरेट एटवुड के वर्क्स को, तो कैट्स आई पहले होगा, फिर इलियास ग्रेस होगा, फिर द ब्लाइंड असासिन, फिर ओरिक्स एंड क्रेक। तो ये सारे चारों ही वर्क मार्गरेट एटवुड के हैं। Question 3. In Bertolt Brecht's Mother Courage and Her Children, which song does Goethe sing to Mother Courage and Catherine? तो जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट का प्ले है
मदर टेरेसा एंड हर चिल्ड्रन। इसमें जो यूटे है वो कौन सा गाना गाती है मदर टेरेसा और कैटरीन के लिए? तो इसका आंसर है द फ्रेटर्नाइजेशन सॉन्ग। जो यूटे है, यूटे पोर्टर, ये मदर टेरेसा की कैंप फॉलोअर भी है और एक प्रोस्टिट्यूट है। वो ये गाना गाती है, द फ्रेटर्नाइजेशन सॉन्ग कहते हैं जिसे। ये सीन 3 में आता है जो प्ले है मदर टेरेसा एंड हर चिल्ड्रन। इसमें ये गाना वो मदर टेरेसा और जो उनकी डॉटर है कैटरीन, उनके लिए गाती है। उनकी जो डॉटर है वो म्यूट होती है, म्यूट डॉटर कैटरीन, उन दोनों के लिए गाती है। इस सॉन्ग में वो जो कैटरीन है उसे एक तरीके से वार्निंग देती रहती है अबाउट फॉलिंग इन लव विद सोल्जर, रिकाउंटिंग यूटिस ओन हार्ट ब्रेकिंग पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग इन लव विद अ कुक इन द रेजिमेंट एंड बीइंग अबंडन। तो वो कैटरीन को एक तरह से वार्निंग देती रहती है कि जो सोल्जर्स के प्यार में ना पड़े, क्योंकि जो खुद यूटी है वो भी पहले एक कुक के प्यार में पड़ी थी जो कि उसी रेजिमेंट में काम करता था, फिर वो उसे छोड़कर चला गया। तो इस तरीके से ये जो गाना है फ्रेटर्नाइजेशन सॉन्ग, ये यूटी गाती है मदर टेरेसा और उसकी म्यूट डॉटर कैटरीन के लिए। अगर इस प्ले की एक और सॉन्ग की बात करें जो है द सॉन्ग ऑफ ग्रेट कैपिटुलेशन, तो इस गाने को खुद मदर टेरेसा गाती है। जो सॉन्ग ऑफ ग्रेट कैपिटुलेशन है इसको, द सॉन्ग ऑफ द ग्रेट कैपिटुलेशन संग लेटर बाय मदर टेरेसा हरसेल्फ। तो मदर टेरेसा इसे खुद गाती है, जो सीन 4 है उसमें गाती है। इसमें एक यंग सोल्जर को टीच करती रहती है कि कैसे उसे अपने एंगर पे गिव अप करना है। तो ये इस सॉन्ग का, ये इस पर बेस्ड होता है जो ये सॉन्ग होता है। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। ननू ईगो इज द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट। जो ननू ईगो है वो कौन से नॉवेल की सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है? तो जो ननू ईगो है वो जो नॉवेल है द जॉय ऑफ मदरहुड, इसकी सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट होती है, द जॉय ऑफ मदरहुड। तो जो ननू ईगो है वो एक लॉन्ग सफरिंग हीरोइन होती है। 1979 की फेमिनिस्ट नॉवेल है बुचिया मेसेटा की द जॉय ऑफ मदरहुड, इसकी एक हीरोइन होती है। ये उसकी स्ट्रगल को दिखाती है कि कैसे उसे अपने जो इग्बू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन होती है वुमनहुड की, मदरहुड की, उसके लिए वो क्या क्या स्ट्रगल करती है, क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, फिर भी लास्ट में वो आइसोलेटेड ही रह जाती है। इस स्टोरी के जो प्रोटैगनिस्ट है वो ननू ईगो द जॉय ऑफ मदरहुड। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें जहां पर है चिनुआ अचेबी की एंड हिल्स ऑफ सवाना, तो अगर हम एंड हिल्स ऑफ सवाना की बात करें तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है क्रिस ओरिको, इकेन ओसोडी और बेatrice ओको। अगर हाफ ऑफ येलो सन की बात करें तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है ओलाना, कैनिन और उगवू। और अगर फैमिलीज रोड की बात करें जो बेन ओकरी के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है अजारो एंड एबिकू, जो एक स्पिरिट चाइल्ड है। Question 5. In Gustav Flaubert's Madame Bovary, under the pretext does Emma go every week for her clandestine meeting with Leon in Rouen? तो जो मैडम बोवेरी वर्क है, नॉवेल है गुस्टाव फ्लॉबर्ट का, इसमें जो हीरोइन होती है एम्मा, वो हर हफ्ते रोइन जाती है, एक प्लेस है रोइन, लियोन से मिलने के लिए। तो वो क्या एक्सक्यूज बनाकर जाती थी? तो वो एक्सक्यूज बनाती थी पियानो लेसन्स का, कि वो पियानो लेसन्स लेने जा रही है। ये इसका आंसर होगा यहाँ पर। तो ये जो सीन है वो पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 ऑफ गुस्टाव फ्लॉबर्ट्स लैंडमार्क फ्रेंच नॉवेल मैडम बोवेरी। जो एम्मा बोवेरी है वो जो उसका रोमांटिक रिलेशनशिप होता है लियोन के साथ, इसके लिए वो ड्यूटी से रोइन जाती है हर हफ्ते। तो अपने इस ट्रैवल को जस्टिफाई करने के लिए वो अपने हस्बैंड चार्ल्स को अपने वीकली पियानो लेसन्स का बोलती जाती है। वो एक म्यूजिक टीचर लैम्पलर का भी जिक्र करती है कि वो उसके यहाँ वीकली पियानो लेसन्स लेने जाती है। वो लियोन ड्यूटी से मिलने जाती है रोइन, और वो ट्रेवल करती है यॉनविल से रोइन के लिए। तो यॉनविल से रोइन जाने के लिए वो पियानो लेसन्स का एक्सक्यूज देती है। In the story of My Experiments with Truth, Mahatma Gandhi covers the narrative of his life from early childhood through to which year? तो जो महात्मा गांधी हैं, अपनी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसमें वो कितने साल तक की स्टोरी कवर करते हैं चाइल्डहुड से लेकर? तो वो चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक की अपनी स्टोरी कवर करते हैं। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई है, फिर बाद में महादेव देसाई के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है। इसमें उनके अर्ली चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक के लाइफ जर्नी को दिखाया गया है। इसकी जो क्लोजिंग चैप्टर है उसमें गांधी लिखते हैं कि 1921 और उसके आगे की जो उनकी लाइफ है वो बहुत ही
पब्लिक हो चुकी होती है, क्योंकि वो नेशनल कांग्रेस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो फर्दर ऑटोबायोग्राफी लिखना अननेसेसरी है, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं वो ऑलरेडी ही पूरी पब्लिक को पता होती है, तो इसीलिए वो इसके आगे की बायोग्राफी नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1921 तक की बायोग्राफी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ये जो बुक है वो सीरियलाइज होती थी वीकली 1925 और 1929 के बीच, जो जर्नल है नवजीवन इसमें और यंग इंडिया में, और 1927 में ये बुक फॉर्मेट में इसका पब्लिकेशन हुआ था। इन हिज पोएम ऑस्ट्रेलिया एडी होप ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो एडी होप है वो अपनी पोएम में क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, या ये पूछा गया है कि उनकी जो पोएम है ऑस्ट्रेलिया, उसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट आते हैं। जो चौथा स्टेटमेंट है सी इज द फर्स्ट ऑफ लैंड द वार्निश, ये स्टेटमेंट नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोएम में फर्स्ट नहीं कहा है, उन्होंने लास्ट कहा है, लास्ट ऑफ लैंड टू लेट ऐसा कहा है उन्होंने। और बाकी जो लाइन्स हैं विदाउट सॉन्ग आर्किटेक्चर हिस्ट्री, ये बात उन्होंने कही है। 5 cities आर लाइक 5 ड्राई रिवर्स, ये स्टेटमेंट भी कहा है। और टू फाइंड द अरेबियन डेजर्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ये लाइन भी कहा है। तो जो एडी होप है उनकी जो फेमस पोएम है ऑस्ट्रेलिया, जो 1939 में पब्लिश हुई थी, इसमें स्टेंजा 2 में ये लाइन आता है, अ नेशन ऑफ ट्रीज ड्राई ग्रीन एंड डिसोलेट ग्रे विदाउट सॉन्ग्स आर्किटेक्चर हिस्ट्री। और स्टेंजा 4 में ये लाइन आती है, एंड हर 5 cities लाइक 5 teeming souls each drain her a vast parasite rock। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, ये फाइनल स्टेंजा में आती है, yet there are some like me turn gladly home to find our fill or hope to find the Arabian desert of the human mind। और स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें वो लास्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं, ना कि फर्स्ट ऑफ लैंड की बात करते हैं, और उसे टू लेट भी बताते हैं। तो जो स्टेटमेंट 4 है वो इनकरेक्ट है। Which of the following play is not written by Nigerian playwright वोल सोइंका, इसमें से कौन सा जो प्ले है वो वोल सोइंका के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो मास्टर हेरोल्ड एंड द बॉयज, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है अथोल फुगार्ट के द्वारा। तो जो मास्टर हेरोल्ड एंड बॉयज है ये 1982 में लिखा गया है अथोल फुगार्ट के द्वारा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन प्लेराइट हैं। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, जो कि एक टी रूम में होता है पोर्ट एलिजाबेथ में, एंड एक्सपोज द डीप डिस्ट्रक्टिव रेशियल डायनेमिक्स, जो साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड टाइम का ये स्टोरी है। और बाकी जो 3 है वो वोल सोइंका के द्वारा लिखे गए हैं, द लायन एंड द ज्वेल, द डांस ऑफ द फॉरेस्ट और कोंगी हार्वेस्ट। तो अगर द लायन और ज्वेल की बात करें तो ये 1959 में पब्लिश हुई। ये ट्रेडिशनल जो योरूबा कल्चर है और मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। जो ट्रेडिशनल योरूबा है वो बारोपा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि विलेज का चीफ होता है, गांव का एक तरीके से प्रधान होता है, और जो लाकुनले है वो एक स्कूल टीचर होता है। ये मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन को दिखाता है। तो इसमें इन दोनों की कहानी है। इसमें जो बारोपा है उसे लायन के रूप में दिखाया गया है, और जो ज्वेल है वो इसकी जो हीरोइन है सीधी, उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो इसमें इनकी कहानी होती है। और जो डांस ऑफ फॉरेस्ट है वो 1960 में पब्लिश हुई। इसे एक तरीके से कमीशन के रूप में लिखा गया था नाइजीरियन इंडिपेंडेंस के। दिस प्ले वार्न्स अगेंस्ट रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। और जो कोंगी हार्वेस्ट है वो 1965 में लिखी गई। ये एक पॉलिटिकल सटायर है जो कि क्रिटिक करती है टोटलिटेरियन रूलर्स और डिक्टेटर्स को पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका के। तो ये तीनों वर्क वोल सोइंका के हैं। और जो वर्क है मास्टर हेरोल्ड एंड द बॉयज, ये अथोल फुगार्ट का वर्क है। The Australian poet was raised in rural New South Wales, co-founded the Wildlife Preservation Society of the Queensland in 1962 and wrote deeply about the Australian landscape and indigenous culture, identified the poet। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से जब पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स के बारे में बताएं। एक्स उसमें कोई पर्सन होता है जिसका पूरा डिटेल दिया गया होता है कि उन्होंने क्या क्या किया, फिर पूछा जाता है कि वो कौन है। तो उसी तरीके से एक प्रश्न है जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन पोएट के बारे में बताया गया है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में पले बढ़े हैं, और उन्होंने एक सोसाइटी भी फाउंड की है, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप और इंडिजिनस कल्चर के बारे में भी लिखा है। तो इस पोएट को आइडेंटिफाई करना। तो ये पोएट है जूडिथ राइट। जूडिथ राइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, एबओरिजिनल राइट कैंपेनर भी है। शी वाज बोर्न इन आर्मीडेल, न्यू साउथ वेल्स एंड स्पेंट मच हर यूथ इन रूरल सराउंडिंग्स। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं।
colonial history, poetry on nature, indigenous disposition। उन्होंने 1962 में को फाउंड किया था वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड एंड एक्टिवली कैंपेन अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, और पर्टिकुलरली उन्होंने फ्रेजर आइसलैंड और जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसके अगेंस्ट कैंपेन किया हुआ है। अगर उनकी फेमस पोएट्री कलेक्शन की बात करें तो इसमें है द मूविंग इमेज जो कि 1946 में पब्लिश हुई, और वुमन टू मैन ये 1949 में पब्लिश हुई। तो ये दोनों ही पोएट्री कलेक्शन जुडिथ राइट के हैं, और जुडिथ राइट ने वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ क्वींसलैंड को 1962 में को फाउंड किया था, और वो न्यू साउथ वेल्स में पली बढ़ी हैं। Which statement is not true regarding महेश दत्तानी's play Final Solution? तो महेश दत्तानी का जो प्ले है फाइनल सॉल्यूशन, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसमें जो स्टेटमेंट है कि इट इज कंसर्न प्राइमरली विथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, तो ये वाली जो लाइन है वो गलत है, क्योंकि इस प्ले में ऐसा कोई भी होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये जो प्ले है वो एक हिंदू फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। दंगों के समय यहाँ पर कम्युनल राइट्स होते रहता है, उसमें दो लड़के अपनी जान बचाने के लिए इस हिंदू फैमिली में छुपते हैं। इट डायरेक्टली चैलेंजेस रिलीजियस कम्युनलिज्म, इट प्रमोट्स रिलीजियस टॉलरेंस एंड प्लुरलिज्म इन साउथ एशिया। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो 1993 में पब्लिश हुआ था, इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1998 में। ये फोकस करती है मेनली रिलीजियस प्रेजुडिस, कम्युनल टेंशन और हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की कहानी है। ये गांधी फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें दो रिफ्यूजी जो मुस्लिम होते हैं भावेद और जावेद अपनी सेफ्टी के लिए इनके घर में छुपते हैं। इसमें कोई भी एलजीबीटी थीम पर बात नहीं की गई है। हालांकि महेश दत्तानी के और अदर वर्क हैं जिनमें होमोसेक्सुअलिटी की बात होती है, जैसे कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर और ब्रेवली फॉर द क्वीन और आना मगी नाइट इन मुंबई, इनमें होमोसेक्सुअलिटी की बात होती है। जो 7 स्टेप्स अराउंड फायर है इसमें हिजरा कम्युनिटी की बात होती है कि कैसे एक जो हिजरा होती है उसका मर्डर कर दिया जाता है। जो एक पॉलिटिशियन होते हैं उनके बेटे ने उस हिजड़े के साथ शादी कर ली होती है या करना चाहते रहता है, तो जो पॉलिटिशियन है वो उस हिजड़े का मर्डर करवा देता है। ये कहानी है, तो इसमें कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी की बात की गई है। और अगर फाइनल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की गई है। फाइनल सॉल्यूशन में जो गांधी फैमिली है वो है रमणीक गांधी की फैमिली, एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली है, और इसमें टाउन में कर्फ्यू लगा हुआ है कम्युनल वायलेंस के कारण। इस पर ये कहानी बेस्ड है, और ये इट यूजेस अ कोरस रिप्रेजेंटेस हिंदू एंड मुस्लिम मॉब्स टू हाईलाइट डीप सीटेड बाइगॉटरी एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्युलर प्लुरलिज्म। यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की गई है।